अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। देखिए बेसिकली ये एक ही टॉपिक है जिसके तीन नाम है। यानी कोई बंदा आपसे मतलब पूछ सकता है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, या पेपरों में या कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या है, या कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। भाई ये तीन नाम है पर मतलब एक ही है तीनों का। सही है। यानी ये एक टॉपिक है जिसके तीन नाम है, पर अगर वो आपसे रिलेटिव मास पूछ रहा है या फ्रैक्शनल या एवरेज तो मतलब उसका एक ही होगा, उसका आंसर एक ही होगा। सही है भाई। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के हवाले से। तो रिलेटिव मास बेसिकली क्या होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, इट इज द मास ऑफ एन एटम विच कंपेयर विद मास ऑफ कार्बन इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है भाई। ये कह रहा है कि मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास हम उस मास को कहते हैं जो किसी भी एटम को मतलब कार्बन के मास के साथ, कार्बन का जो एटम होता है उसके साथ कंपेयर करने पे मिले। यानी मिसाल के तौर पर आप ये मिसाल ले लें कि एक एक कोई भी ऐसा एटम है, कोई भी ऐसा एक एटम है। अच्छा, तो इसको भी हम समझते हैं। फिलहाल तो आपने ये समझना है कि भाई किसी भी एटम को हम कार्बन के साथ कंपेयर करके हमें उसका मास मिले तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव मास। अच्छा, वाई वी कंपेयर ओनली विद कार्बन। बिल्कुल भाई अच्छा सवाल है। यानी हम क्यों सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव एटम मास के अंदर, जो कंपेयर करने वाला जो एटम है या रिलेट जिसे हम कर रहे होते हैं, तो कार्बन क्यों है भाई, और कोई ऐसा आइटम क्यों नहीं है। अच्छा, ये इसलिए बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड इट इज मोर स्टेबल एलिमेंट। यानी जितने भी कंपाउंड बन रहे होते हैं, देखिए कार्बन अगर नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेंगे। कार्बन ऐसा एलिमेंट है और ये मोर स्टेबल एलिमेंट है। यानी ये मतलब ऐसा एक एलिमेंट है जो कि मौजूद मतलब स्टेबल रह सकता है। सी स्टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्टेबल रह सकता है यानी मौजूद मतलब आप रह सकता है, ये अनस्टेबल नहीं है। सही है। अच्छा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, दूसरे एटमों को कार्बन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तो कंपाउंड बनाने में हेल्पफुल होता है, तो ये कंपाउंड बनते ही इसकी वजह से। और दूसरा तो ये स्टेबल एलिमेंट है भाई। अच्छा, अब यहाँ का आपको पता चल जाएगा इसकी एग्जांपल के बाद हम कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं भाई। कैसे हमें मतलब हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी एटम का मास जो कि हम किसी भी कार्बन के एटम से रिलेट करके हम ले, उसको तो रिलेटिव एटम मास या फ्रैक्शनल एटम मास या एवरेज एटम मास के लिए। पर किस तरीके से हम भाई रिलेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से, आगे इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एटॉमिक मास ऑफ 4 ग्राम मैग्नीशियम बराबर है 24 एटॉमिक यूनिट। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है उसको कंपेयर किया हुआ है किसके साथ, आपके कार्बन के साथ। अच्छा, किस तरीके से कंपेयर किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ग्राम मैग्नीशियम बराबर है उसका 24 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम इसको यूनिट जो है इसका एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको लिखते हैं। सही है? हमने क्या किया, हमने कहा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वो कितने गुना कार्बन से मतलब ज्यादा है। यानी हमने क्या किया कि उसको मतलब उसके मास को हमने देखा, पर हमने किससे रिलेट करके देखा, हमने कार्बन से उसको रिलेट करके देखा, उसको कंपेयर करके देखा। सही है। अगर हम कहेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो 2 गुना ज्यादा मतलब हाई है या ज्यादा है आपके कार्बन के साथ। सही है। अच्छा, यानी 4 ग्राम का जो मैग्नीशियम है वो कितना होगा, 24। सही है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 24 होगा। 4 ग्राम का कितना होगा, 24 होगा। सही है। अच्छा, पर अब देखिए क्योंकि 1 ग्राम जो है वो आप कह सकते हैं कि 6 का होता है। सही है ना, तो 4 ग्राम इसके होगा 24। अब हम क्या करेंगे, हमने मैग्नीशियम का 4 ग्राम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना है, 24 है। सही है। हमने क्या किया, इसको रिलेट किया, इसको कंपेयर किया। हमने कहा कि भाई मैग्नीशियम 2 गुना ज्यादा है कार्बन के साथ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किसी भी एटम का मास हमने मतलब निकाला हुआ है और उसको हमने कंपेयर किया है। हमको कंपेयर करने में मिला है। यानी किसी भी कार्बन के एटम के साथ हमने कंपेयर करने पे जो है
मास में उसको एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास के, सही है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि एक मैग्नीशियम को, मतलब जब हमने उसका मास देखा 24 है, तो हमने क्या किया कि इसको कंपेयर किया कार्बन के साथ कि भाई ये कार्बन से 2 गुना ज्यादा है। तो इस कंपेरिजन को ही आप कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास आप कह सकते हैं। अच्छा, बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास, इनके मतलब इनको हम यूनिट में कैसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास यूनिट में आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसके यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका क्या है, बेसिकली इसका रिलेटिव एटॉमिक मास का इसका यूनिट क्या है ना, देखिए इसके यूनिट को अगर आप लिखना चाह रहे हैं किलोग्राम के अंदर, तो आप लिखेंगे 1.661 इंटू 10⁻97। अगर आप केजी में लिखना चाह रहे हैं, किलोग्राम में, अगर आप ग्राम में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसमें यही लिख के आगे में 24 कर लेंगे माइनस, उसमें 21 कर लेंगे, बस ये आपके सामने लिखा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है बड़ा। तो यानी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कि इट इज द मास ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम का मास जो कि हमें कार्बन के एटम के साथ, कार्बन के साथ कंपेयर करने से मिले, उसको आप कहेंगे रिलेटिव। अच्छा, क्यों कंपेयर किया था वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, तो इसके अलावा से हमने इसकी एग्जांपल भी ले ली। तो नेक्स्ट जो है वो हम चल रहे होते हैं कि कभी भी हमारे पास इसके सवालात आ सकते हैं भाई, इसके क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, क्या होते हैं, बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, तो यानी इनको कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास फार्मूलाज होते हैं, यानी वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे देगा कि आपको कहेगा कि इसको कैलकुलेट करो, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, इसके लिए एक फार्मूला है, सही है। अच्छा, इस फार्मूले को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको अगर दिखाई भी नहीं दे रहा तो सही, मतलब सुनने में ही आप क्लियर हो जाए, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला है फाइंडिंग रिलेटिव एटॉमिक मास, सेपरेशन या एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास बराबर है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप परसेंटेज अबंडेंट। अच्छा, यहाँ पे मास ऑफ सेकंड आइसोटोप परसेंटेज अबंडेंट, सही। यहाँ पे तो मैंने दो मतलब आइसोटोप्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे तीन भी आ सकते हैं भाई। आगे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ थर्ड आइसोटोप परसेंटेज अबंडेंट, पर मैंने फिलहाल दो ही लिखे हुए हैं। और नीचे जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 के साथ, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको फाइंड करने, मतलब इसको क्वेश्चन आ जाता है, आपको फार्मूला आपने सीख लिया है। ये कह रहा है कि एक बोरेक्स है वो 11 है, दूसरा बोरेक्स है 12, एक जो 10 वाला है, सॉरी, एक बोरेक्स 10 है उसकी परसेंटेज अबंडेंट 20 है, एक बोरेक्स 11 है उसकी परसेंटेज अबंडेंट कितनी 80 है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, जब वो कैसे कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, वो आपसे पूछ रहा है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सबसे पहले फार्मूले को नजर रखना है। अच्छा, हमने क्या किया, यूजिंग फार्मूला किया, एटॉमिक मास जिसको ऐसे ही लिखा। अच्छा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स यानी हमने क्या किया कि 10 को लिखा, ये मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, वो उसको अगर आप समझ नहीं रहे तो मैं इसको यहाँ पे मसला नहीं है, लिख भी लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा होगा कि एटॉमिक सही एटॉमिक मास हो गया, सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 20 से, और मैंने किया 11 को मल्टीप्लाई किया 80 से, तो इसी वजह से यहाँ पे 200 आ गया है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है 880 आ गया है, सही है। अच्छा, तो यानी जब आप इसकी परसेंटेज, क्योंकि मैंने कहा कैसे किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने रखा इस 10 को और यहाँ पे मैंने रखा 20 को, 10 और 20 को, क्योंकि उसको उसकी परसेंटेज अबंड से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड मैंने आइसोटोप्स रखा 11, उसको परसेंट अबंड कितनी 80, उससे मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या हुआ आंसर मेरा फिलहाल कि 200 और 800, इसको मैंने प्लस किया तो 1080 आ गया। जब मैंने इसको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लिया तो आंसर आता है कितना 10.8। तो ये था, देखिए
बेसिकली बेसिकली बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं बात। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने फार्मूला को याद रखना है। यहाँ पे दो भी पूछ सकता है, यहाँ पे वो तीन आइसोटोप्स की पूछ सकता है, पर आपने मेथड यही यूज करना है। सही है, तो उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।